सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। भारत के इतिहास में जब भी कोई नया बदलाव आता है तो सबकी नज़र उस पर होती है। 1952 में पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ और देश को एक नया लोकतांत्रिक रूप मिला। लेकिन इस इलेक्शन के साथ ही कुछ चैलेंजेस भी सामने आए। जिस तरह से राजनीति बदल रही थी, वैसे ही सरकार को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और भी मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई और इसी सोच के साथ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 का जन्म हुआ। आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हुए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्टोरल सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की। इसने सरकार को ये सोचने पर मजबूर किया, क्या कुछ प्रोविजन को बदलना चाहिए ताकि इलेक्शन प्रोसेस को सुधारा जा सके। तभी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। सरकार ने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट इलेक्शन में खुद को एडवांस करने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो सिस्टम के लिए सही नहीं है। इसलिए सेकेंड अमेंडमेंट के जरिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन को इंक्लूड किया गया। आइए जानते हैं किन किन आर्टिकल्स या एक्ट में कुछ ऐड किए गए। आर्टिकल 101 में इस अमेंडमेंट के जरिए अगर कोई मेंबर लोकसभा या विधानसभा की सीट को खोया है तो उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करने का प्रोविजन बना। इसका मतलब है कि अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है या किसी वजह से सीट खोती है तो उसकी जगह एक नया मेंबर तय किया जा सकता है। आर्टिकल 102 में इसमें इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशंस को डिफाइन किया गया, जिससे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। ये प्रोविजन ऐसे लोगों के लिए थे जो किसी क्रिमिनल चार्जेस या करप्शन के केस में हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इसके जरिए इलेक्शन प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया गया। इसमें पोलिंग समय रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन किया गया। आइए एग्जांपल देखते हैं। 1952 के इलेक्शन के बाद कई बार ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले जो इलेक्शन लड़ते थे लेकिन उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस थे। इस अमेंडमेंट ने इन कैंडिडेट को इलेक्शन में लड़ने से रोका, जिससे पब्लिक ट्रस्ट बना रहा। बाय इलेक्शन, जब किसी मेंबर ने रिजाइन किया या डेथ हो गई तो बाय इलेक्शन के जरिए उनकी जगह नया मेंबर चुना गया। जैसे अगर किसी एमपी की डेथ हो जाती है तो बाय इलेक्शन होता है ताकि उनकी जगह नया व्यक्ति चुना जा सके। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। इस अमेंडमेंट ने इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को बढ़ावा दिया और पब्लिक कॉन्फिडेंस को मजबूत किया। ट्रांसपेरेंसी। इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, जिससे लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने में मदद मिली। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इस अमेंडमेंट से पॉलिटिशियंस को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया गया, जिससे उन्हें अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह होना पड़ा। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। कभी कभी ये प्रोविजन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हुए, जिससे लोगों की आवाज़ दब गई। कॉम्प्लेक्सिटी। इलेक्शन प्रोसेस और रेगुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ कैंडिडेट को भारी पड़ सकता है, जिससे इलेक्शन लड़ने का मौका कम हो जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने इलेक्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश की ताकि लोगों की आवाज़ सुनी जा सके। इस अमेंडमेंट की जरूरत थी ताकि इलेक्टोरल सिस्टम को सुधारा जा सके, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए।